तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कानून का उल्लंघन, कानून की निगाहों में जो जुर्म है, उन सबको एक तरफ रखिए, क्योंकि सूचना सेठ ने जो कुछ भी किया है वो नहायत संगीन जुर्म है। जब आप किसी को जान दे नहीं सकते तो उसकी जान देने का तो हक है नहीं। और यहाँ पर एक माँ अगर अपने एक बेटे को मार रही है तो ये और भी ज़्यादा लोगों को बेचैन करता है, क्योंकि माँ तो ममता और कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बेचैन करती हैं। लेकिन एक सवाल था जो पिछले 7 दिनों से गोवा पुलिस के साथ साथ पूरे देश को सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही थी, और वो ये कि सूचना सेठ ने अपने बेटे का कत्ल किया, फिर उसकी लाश को बैग में क्यों रखा, और रखा तो रखा, फिर उसी लाश के साथ उसने गोवा से बेंगलुरु तक का सफ़र क्यों किया। करीब 7 दिन हो गए। अब गोवा पुलिस के जो सोर्सेज हैं उन्होंने इसका जवाब दिया, और ये जवाब और भी ज़्यादा बेचैन करने वाला है। इन 3 दिनों में बहुत सारी चीज़ें इस कहानी में नहीं आई है सामने। तो आज ये पूरी कहानी और ये जो बैग वाली पहेली थी कि क्यों आज के जो दौर में है कि कत्ल के बाद लोग लाश को ठिकाने के नए तरीके ढूंढते हैं। आप श्रद्धा केस से लेके बाकी ऐसे दर्जनों केस हैं जिसमें आप देखिए, लेकिन यहाँ एक ऐसा केस है जिसमें एक कातिल माँ अपने बेटे की लाश के साथ सफ़र कर रही है और लाश को लेकर बेंगलुरु जा रही है। तो लाश से पीछा छुड़ाने की बजाय उसने लाश को अपने करीब क्यों रखा, और क्यों उसको बेंगलुरु ले जाना चाहती थी। इसी सवाल का जवाब तलाश रही थी गोवा पुलिस। 7 दिन हो गए, लेकिन सूचना लगातार पुलिस को गुमराह कर रही है, सच बोल नहीं रही है। और आज जब उसको कोर्ट में पेश किया गया गोवा की एक अदालत में, तो वहाँ भी पुलिस ने यही कहा कि ये कोऑपरेट नहीं कर रही है। और सूचना की तरफ से उसके वकील ने यह कहा कि नहीं, वो कातिल नहीं है। उसका स्टेटमेंट यही है, सूचना जो लगातार दे रही कि रात को हम आए और सोए और सुबह उठा तो देखा कि बेटा मुर्दा है, मैंने कत्ल नहीं किया। लेकिन जब पुलिस सवाल करती है कि आपने कत्ल नहीं किया तो फिर अपने बेटे की लाश को बैग में लेकर बेंगलुरु क्यों जा रही थी, तब वो खामोश हो जाती है। और पुलिस के लिए भी ये पहेली थी। तो पूरी कहानी कुछ यूँ है, कुछ डेट और तारीख के बीच में भी अब जो एक तरह से कन्फ्यूज़न था दूर हो गया है। 5 संडे पहले आखिरी बार कोर्ट के ऑर्डर के बाद 10 दिसंबर को वेंकटरमन अपने बेटे से बेंगलुरु के एक कैफ़े में मिला था। चूँकि कोर्ट का ऑर्डर था तो मिलने दिया। बाकायदा एक मैसेज भेजा सूचना ने वेंकटरमन को कि तुम 10 बजे आ जाओ और अपने बेटे से मिल लो। 10 दिसंबर को वो मिला। इसके बाद नेक्स्ट जो संडे था उस पर वो मिलने नहीं दिया, बहाना किया। करते करते 5 संडे गुजर गए, बट वेंकटरमन की दोबारा मुलाकात नहीं हुई। अब आखिर में 6ठा संडे आ रहा था और वो पड़ रहा था 7 जनवरी को। दोनों का डिवोर्स का मामला कभी फाइनल आया नहीं, और डिवोर्स के पेपर के साथ साथ दोनों ने एक और अर्जी डाल रखी है बच्चे की कस्टडी को लेकर। वेंकटरमन का कहना है कि बच्चा मुझे मिलना चाहिए, मैं बाप हूँ उसका, और उधर सूचना कह रही है कि बेटा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं माँ हूँ उसकी। इसका भी फैसला नहीं आया। बट इस संडे के मिलने से पहले कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया था। उसने कहा था कि चूंकि ये बाप है, इसका हक है बेटे पर, तो ये वीडियो कॉल के थ्रू अपने बेटे से को देख सकता है, उससे बात कर सकता है। बट फिर वेंकटरमन के वकील ने अर्जी दी कि अगर वीडियो कॉल पे मिलना और आमने सामने मिलना एक बाप का इमोशन, मोहब्बत, जज्बात के साथ खिलवाड़ है, तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हर संडे मिल लो। तो अब 5 जनवरी आ गई और 7 जनवरी को संडे। इससे पहले कि 5 संडे किसी तरह से सूचना ने मिलने नहीं दिया। 5 जनवरी को सूचना वेंकटरमन को एक टेक्स्ट करती है। इस व्हाट्सएप मैसेज में वो कहती है कि आप संडे को 7 जनवरी को बेंगलुरु का एक एड्रेस देती है कि आप यहाँ 10 बजे आ जाओ और अपने बेटे से मिल लो, जैसा कोर्ट ने कहा। वेंकटरमन खुश होता है कि चलो 5 संडे नहीं मिला, इस संडे मिलने दे रहा। अब वेंकटरमन 7 जनवरी संडे की सुबह 10 बजे बताए हुए पते पर पहुंच जाता है।
लेकिन वहाँ 1 घंटे तक खड़ा रहता है, न सूचना आती है ना उसका बेटा। इस दौरान जब वो नहीं आते तो वो फिर टेक्स्ट करता है पलट कर सूचना को कि मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, कहाँ है मेरा बेटा, मुझे मिलना है। बट उसे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं आता। फिर वो मेल करता है। एक्चुअली ये दोनों जो बातचीत कर रहे थे अब कॉल पे करते नहीं थे, या तो टेक्स्ट या ईमेल, क्योंकि मामला कोर्ट में था और टेक्स्ट मैसेज और ईमेल ये दोनों एक तरह का प्रूफ, एक सबूत बन सकता है कोर्ट में आगे चलकर। तो इसीलिए वो टेक्स्ट करते, सेव करके रखते और ईमेल करते। कोई जवाब नहीं आया, घंटा भर से ज़्यादा हो गया। वेंकटरमन मायूस वहाँ से अपने घर लौट आया। इत्तेफाक से उसी दिन यानी कि 7 जनवरी संडे की शाम को बेंगलुरु से उसकी फ़्लाइट की टिकट बुक थी जकार्ता के लिए, जो इंडोनेशिया में है। और ये पहले से तय था, बेटा मिला नहीं। वो शाम की फ़्लाइट पकड़कर इंडोनेशिया चला गया, इस बात से बेखबर कि सूचना अपने बेटे को लेकर 6 जनवरी को ही गोवा पहुंच चुकी है। उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। अब वो पहुंच गया जकार्ता। इधर सूचना 6 जनवरी को ही पहले से बुक कर चुकी थी, फ़्लाइट की टिकट और इस होटल नॉर्थ गोवा में जो है द सोल बनियान ग्रैंडे। 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक की उसकी बुकिंग थी, यानी 6, 7, 8, 9 और 10 को वापस आना था। 4 नाइट स्टे था और 10 की वापसी की उसकी टिकट थी। 10 को चेकआउट था। 6 जनवरी की रात करीब 11:30 बजे वो होटल में चेक इन के लिए पहुंचती है। शाम की फ़्लाइट ली थी, फ़्लाइट से बेंगलुरु गई, एयरपोर्ट से फिर होटल पहुंची। तो होटल से एयरपोर्ट पहुंचने में उसे कम से कम 1 घंटा लगा। तो रात के 11:30 बजे थे जब सूचना ने इस बनियान ग्रैंडे होटल में चेक इन किया। चेक इन करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती। कमरे में जाने के बाद वो और उसका बेटा वहीं थे, और जो गोवा पुलिस के सोर्सेज हैं उनके हिसाब से 11:30 बजे चेक इन किया और उसके मुश्किल से 2 से ढाई घंटे के अंदर, यानी रात करीब 2 बजे के आसपास, उसी रात जिस रात ये होटल में पहुंची, सिर्फ 2-2.5 घंटे बाद इसने अपने बेटे को मार डाला। यानी कि 6 जनवरी की रात 11:30 बजे ये चेक इन करती है और 2-2.5 का मतलब अब 7 जनवरी की रात हो गई है। तो होटल पहुंचने के बाद ही फ़ौरन 2 से ढाई घंटे में इसने अपने बेटे को मार डाला। ऐसे बहुत से केस हुए हैं, कई तो मैंने आपको सुनाए भी हैं। कत्ल और ख़ुदकुशी बड़ी बारीक सी लकीर होती है कि ये मर्डर है या सुसाइड है, और इसको समझने के लिए फिर उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन, ना मालूम कितने केस, नामी ग्रामी केस आपने सुन रखे होंगे, आपको पता भी होगा। ऐसे ही मुंबई का एक डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव अजय, जिसके सामने ये सेम केस आता है। कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर यह पूरी कहानी है कि डिटेक्टिव अजय एक केस की तफ्तीश कर रहा है। अब वो मर्डर है या सुसाइड, अब उसे पता करना है। तो क्या डिटेक्टिव अजय सच्चाई तक पहुंच पाता है, उस केस की तफ्तीश कर पाता है? ये जानने के लिए आप कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर जाइए और उसको सुनिए, और पूरा सुनिए, क्योंकि बीच में सुनेंगे आप, छोड़ देंगे तो आधा अधूरा रह जाएगा, क्लाइमेक्स भी पता नहीं चलेगा। तो कुकू एफएम पर ये दिलचस्प कहानी मौजूद है और आप इसे सुने। इस ऑडियो बुक को आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं, और क्राइम तक की फैमिली के लिए 60% इस पर डिस्काउंट भी है फर्स्ट मंथ के लिए। तो आपको सिर्फ 39 रुपये में मिलेगा। डिस्काउंट के लिए DA60 टाइप करें, और इस ऑडियो बुक का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो जाइए और सुनिए। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है, और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। कत्ल करने के बाद बेटे की लाश बिस्तर पर पड़ी है और सूचना भी उसी बेड पर है। पूरी रात उसी बेड पर वो लेटकर या बैठकर अपने बेटे की लाश के करीब गुजार देती है। अब अगले दिन 7 जनवरी की सुबह हुई, संडे का दिन, वही संडे जिस संडे को मिलना था एक बेटे को अपने बाप से। संडे को करीब 10 से 11 के बीच पे सूचना के मोबाइल पे वो टेक्स्ट मैसेज आता है कि मैं पहुंच गया हूं बेंगलुरु में, तुम्हारे पता बताया था, पर अभी तक तुम पहुंचे नहीं। तो जब वेंकटरमन अपनी बीवी सूचना को टेक्स्ट कर रहा था, उस टेक्स्ट से पहले
उसका बेटा मर चुका था। 7 जैन, जो संडे की मुलाकात का दिन कोर्ट ने फिक्स किया था, ठीक संडे के दिन सूचना ने अपने बेटे का कत्ल किया था, रात 2 बजे के आसपास, होटल पहुंचने के सिर्फ 2-2.5 घंटे बाद। इस मैसेज के अलावा सूचना के मोबाइल पर किसी का कोई कॉल नहीं आया। अब 7 जनवरी संडे के दिन पूरा दिन सूचना अपने होटल के कमरे में ही रही, यहाँ तक कि उसने रूम सर्विस को फ़ोन कर कोई भी चीज़ खाने पीने के लिए नहीं मंगाया। जो शुरुआत में आया था वो घूमने गई थी, वो सब गलत। शायद मैंने भी ये बात कही थी, लेकिन अब जो गोवा पुलिस के ऑफिशियल ने बताया वो यही थी कि 7 जनवरी संडे के दिन वो पूरे दिन अपने कमरे में रही। उसने रूम सर्विस को भी फ़ोन नहीं किया, कुछ खाने पीने का ऑर्डर नहीं दिया, और कमरे से ना बाहर निकली ना होटल से बाहर निकली। यानी पूरे दिन वो अपने बेटे की लाश के साथ अपने कमरे में थी। उस संडे को इसने 3 काम किए सूचना ने। पहला काम, उसने एक पेपर पे उसी कमरे में रखा हुआ था एक नोट लिखा, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बेटा मेरे ही पास रहेगा। कुछ घंटे के बाद उसने एक दूसरा नोट लिखा। इस नोट में उसने लिखा, आई एम एक्सट्रीमली गिल्टी एंड फ्रस्ट्रेटेड, आई लव माई सन बट आई डिड नॉट वांट टू सी हिम मीटिंग हिज फादर। ये सेकेंड नोट था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को उसके बाप से मिलते हुए देख नहीं सकती, न देखना चाहती हूँ। ये 2 नोट लिखे। ये दूसरा काम किया उसने। तीसरा काम उसने किया कि एक कैंची उठाई और अपने हाथ की कलाई की नस काटने की कोशिश की, लेकिन फिर शायद उसका इरादा बदल गया, डर लगा मौत से। फिर उसने किसी तरह बैंडेज पट्टी बांध ली और उसकी ये कोशिश भी अधूरी रही। और इस तरीके से पूरा संडे सुबह से रात उसने कमरे के अंदर ही बिता दिया, ना कुछ खाया, ना पिया, ना कुछ ऑर्डर किया, ना बाहर गई। फिर रात करीब 11 बजे पहली बार उसके कमरे से होटल के रिसेप्शन पर एक फ़ोन जाता है लैंडलाइन से, और वो कहती है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, कुछ अर्जेंसी है बेंगलुरु में, मुझे यहाँ बुकिंग तो 10 जनवरी तक की है, लेकिन मुझे आज रात ही बेंगलुरु वापस जाना पड़ेगा, तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए, इस वक्त फ़्लाइट भी नहीं है, बेंगलुरु के लिए कैब बुक करा दीजिए। आगे की कहानी मैंने आपको बताई थी। जब होटल वाला उसे कंफर्मेशन देता है कि आपकी कैब बुक हो गई है, इसके बाद अब सूचना अपना वही बैग खोलती है। एक ही बैग लेकर वो आई थी। एक हैंड बैग था उसका, जो अमूमन लेडीज़ लेकर चलती हैं, और दूसरा वो बड़ा सा ट्रॉली बैग था। अब वो ट्रॉली बैग को खोलती है, ट्रॉली बैग से सारे कपड़े निकाल देती है, अपने साथ अपने बेटे के कुछ खिलौने भी लेकर आई थी। इसके बाद बड़े प्यार से अपने बेटे की लाश को बिस्तर से उठाकर उस बैग के नीचे रखती है। लाश रखने के बाद वो सबसे पहले अपने बेटे के कुछ खिलौनों को उस लाश के ऊपर रखती है। खिलौने रखने के बाद वो अपने बेटे के कपड़ों को उस खिलौने के ऊपर रखती है। ये तीसरी परत थी। फिर इसके बाद उन कपड़ों के ऊपर जो बचे हुए खिलौने थे उसकी एक लेयर बनाती है, और उन खिलौने के बाद सबसे ऊपर अपने जो कपड़े लेकर आई थी वो रखती है। तो बैग के सबसे नीचे लाश, उस लाश के ऊपर ढका जो है खिलौनों से, फिर उस अपने ही बेटे के कपड़े, फिर उन कपड़ों के ऊपर खिलौने, फिर उन खिलौनों के ऊपर अपने कपड़े, और बैग बंद कर दिया। रेडी हो गई। 12:30 बजे वहाँ से निकली कैब से और वो आगे चली गई। इसके बाद कैब ड्राइवर और होटल के स्टाफ के थ्रू कैसे उस पर शक हुआ गोवा पुलिस को, ये मैंने आपको बताया ही डिटेल में। अब वो आई मंगला पुलिस स्टेशन पहुँचती है। आई मंगला पुलिस स्टेशन में जब वो हिरासत में हो गई, तब यहाँ की भी कहानी है जो बदल गई है। कहानी ये है कि वहाँ पहुँचने के बाद अब पुलिस वाला कैब ड्राइवर से कहता बैग को नीचे उतारो, क्योंकि वजनी था। अब बैग वो सूचना से ही कहता खोलने के लिए, पुलिस वाला। सूचना शांत थी, फिर भी ऑर्डर तो उसने बैग खोल दिया। जब बैग खोला तो सबसे ऊपर कपड़े थे। पुलिस वालों ने कहा कपड़े हटाओ। सूचना ने ऊपर के सारे कपड़े हटा दिए। जब कपड़े हटाए तो उसके नीचे खिलौने थे। पुलिस वालों ने देखा, उन्होंने कहा खिलौने हटाओ। उन्हें लगा कि शायद गलत शक कर रहे हैं इस पर कि तो कपड़े खिलौने हैं। खिलौने हटाए तो फिर कपड़े थे।
पुलिस वालों ने कहा कि इन कपड़ों को हटाओ, उसने फिर हटा दिए। इसके बाद फिर खिलौने थे, पुलिस वालों ने कहा उन खिलौनों को हटा दो। अब आखिरी लेयर कपड़ों का था और उस कपड़े के नीचे थी लाश। पुलिस वालों ने कहा अब इन कपड़ों को हटाओ। पहली बार सूचना रुक गई, उसने उन कपड़ों को नहीं हटाया। पुलिस वाले ने फिर कहा हटाओ, वो नहीं मानी। मजबूरन पुलिस वालों ने खुद वो कपड़े हटाए। जैसे ही कपड़े हटाए, बच्चे की लाश थी, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन भी कुछ ऐसी थी। जब लाश देखी तो पहला सवाल आई मंगला पुलिस ने सूचना से जो किया वो ये था कि ये कौन है, ये किसकी लाश है। सूचना ने सपाट जवाब दिया था, ये मेरा बेटा है। इसके बाद उसको कस्टडी में लिया, बेटी को मॉर्चरी में लाश को भेज दी और सूचना को गोवा लेकर पहुंच गई। अब यहां पे सवाल ये था कि सूचना अपने बेटे की मौत के बाद उसकी लाश को बैग में रखकर बेंगलुरु क्यों जा रही थी, जो पिछले कई दिनों से हम सब सोच रहे थे। ये सवाल परेशान भी कर रहा था। तो जो 2 नोट कमरे से मिले, उसमें एक नोट जिसमें ये था कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, ये जो लाइन है, और बेंगलुरु ले जाना, पुलिस ने इन दोनों को मिलाया, सोचा और पूछताछ की। जो सूचना ने बयान दिया, क्योंकि वो कत्ल की बात से इनकार कर रही है, उसने कहा कि मैंने नहीं किया, वो तो सोया था और उसके बाद सुबह उठी तो वो मुर्दा था। तो जब पुलिस वाले ये पूछते कि अगर वो मुर्दा था, तुमने कत्ल नहीं किया, तो इन्फॉर्म करने की बजाय तुम उसके बैग को लाश में रखकर खिलौनों कपड़ों से छुपाकर गोवा से बेंगलुरु क्यों जा रही थी, तब उसने जवाब दिया कि मैं इसे अपने घर ले जा रही थी, गोवा। तो पुलिस ने पूछा कि क्यों, तुम इस लाश को गोवा क्यों ले जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे कोई फैमिली भी नहीं है, जो बाकी रिश्तेदार हैं कोलकाता में हैं, कुछ केरल में हैं, और वो अकेली रहती है वहाँ बेंगलुरु में। तो उसने कहा कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और अपने बेटे से मैं अलग या जुदा होकर नहीं रह सकती, इसीलिए मैं अपने बेटे को अपने साथ गोवा ले जा रही थी ताकि मैं उसे अपने घर में अपने साथ रखूं। यानी किसी भी एक पल उसकी मौत के बाद सूचना ने ये नहीं सोचा कि अपने बेटे की लाश को उसे कहीं ठिकाने लगाना है, छुपाना है, फेंकना है। उसने बड़े सपाट लफ्ज़ों में कहा कि मैं अपने बेटे की लाश को बेंगलुरु अपने घर अपने साथ लेकर जा रही थी, इसलिए ताकि मेरा बेटा जो है मेरे साथ मेरे घर में रहे। अब ये बात कोई भी इंसान सुनेगा तो थोड़ा सा तो अजीब ही लगेगा कि एक मुर्दे को तुम घर ले जाकर अपने साथ कैसे रख सकती हो। तो उसको घुमा फिरा कर पूछा भी गया कैसे। उसने कहा नहीं, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, इसी के साथ रहूँगी अपने घर में। अब ये सुनकर गोवा पुलिस को जवाब तो मिला, लेकिन गोवा पुलिस को कई सारे शक भी हुए। अब आला पुलिस अफसरों से कंसल्ट किया गया कि इस तरह की बातें हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, इसको ध्यान से रखिएगा। वो ये, कानून की नज़र में अगर आप किसी ऐसे मुलजिम पर जिस पे इल्ज़ाम है कत्ल का, और आपको शक होता है कि यार इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं इसको मारकर अपने घर में अपने साथ रखना चाहती हूँ, मतलब न इसका अंतिम संस्कार करना है, न इसको ठिकाने लगाना है साथ। अब मुर्दों के साथ तो जिंदा इंसान नहीं रह सकता, नियम कानून समाज सोसाइटी सबके खिलाफ है। लेकिन वो उसका बयान यही था, तो पुलिस को कुछ डाउट हुआ। लेकिन अब पुलिस को ये भी है कि अगर उसकी इन बातों को उसके दिमागी हालत से जोड़ दिया जाए और ये बात उसके वकील तक पहुंचे, या फिर ये है कि वकील ऐसा कोई प्रूफ ही छोड़ दे गोवा पुलिस, तो फिर दिमागी हालत को मद्देनज़र रखते हुए अदालत में केस गोवा पुलिस का हल्का हो जाएगा। अगर दूसरा वकील ये साबित कर दे कि इस सूचना की दिमागी हालत ठीक नहीं है, मेंटल परेशानी है, तो फिर उसे उस कत्ल की वो सज़ा नहीं मिलेगी जो कानून कहता है। तो गोवा पुलिस ये भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मालूम है कि ये बहुत होशियार है, पुलिस के दिमाग से खेल रही है। तो गोवा पुलिस ने एक बीच का रास्ता निकाला। गोवा पुलिस ने यह तय किया कि अब जो भी पुलिस पूछताछ होगी सूचना से, उसमें किसी साइकेट्रिस्ट को पास में बिठाया जाएगा ताकि वो उस इंट्रोगेशन में, उस पूछताछ में पुलिस की हेल्प कर सके, उसके दिमाग को पढ़ने में, समझने में और उसी हिसाब से वो सवाल जवाब करने में। तो गोवा पुलिस के सोर्सेस का कहना है कि अब सूचना से जो पूछताछ होगी वो साइकेट्रिस्ट की मदद से होगी, उनकी मौजूदगी में होगी।
लेकिन इस लाश की पहेली का ये जो सच है कि गोवा में ले जाकर साथ रखना था, ये बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रही है। इसी बीच सैटरडे को ही यानी परसों वेंकटरमन गोवा पहुंचे पहली बार। सूचना के हस्बैंड, जो डिवोर्स का मामला ऑलरेडी चल रहा है, और उस बच्चे के पिता 15 मिनट तक सूचना और वेंकटरमन को पहली बार आमने सामने बिठाया गया गोवा पुलिस की मौजूदगी में। इस इंसिडेंट के बाद जब सूचना को वेंकटरमन ने पहली बार देखा पुलिस कस्टडी में और वो बैठा, तो पहला सवाल वेंकटरमन ने यही पूछा कि तुमने हमारे बच्चे के साथ ये क्यों किया। जो पुलिस ऑफिशियल, उनका कहना है कि उस वक्त भी सूचना ने वेंकटरमन से यही कहा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया हमारे बेटे को। वो वही कहती रही कि मैं रात को सोई थी, वो सोया था, उसके बाद सुबह क्या हुआ मुझे पता नहीं। इस 15 मिनट की मुलाकात के दौरान सूचना कई बार फिर झगड़ी भी कि सब कुछ जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम। तो पति पत्नी का झगड़ा पुलिस हिरासत में इस इंट्रोगेशन के दौरान भी हुआ। इसी के साथ पुलिस ने आज कोर्ट में पेश भी किया, क्योंकि 5 दिन की कस्टडी थी वो ख़त्म हो गई। आज कोर्ट में फिर कहा कि चूंकि सपोर्ट कर नहीं रही है पूछताछ में, तो अदालत ने 6 दिन बल्कि 5 दिन की और पुलिस कस्टडी बढ़ा दी है। अब अगले 5 दिनों तक सूचना पुलिस हिरासत में रहेगी और इसके बाद बहुत मुमकिन है कि उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। तो गोवा पुलिस के पास कायदे से इस वीक के एंड तक का वक्त है इन पहेलियों को सुलझाने का, क्योंकि इस वीक के बाद फिर संडे आएगा और ये 8वां संडे होगा। 10 दिसंबर को जब मुलाकात थी उसके बाद बाकी के संडे मुलाकात नहीं हुई। 7 जनवरी को मिलाने का वादा किया था मैसेज करके, इत्तेफाक से उसी संडे को अपने ही बच्चे को मार डाला। और अब 8वां संडे अगले हफ्ते आएगा और उससे पहले ये पुलिस हिरासत ख़त्म हो जाएगी। तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस 8वें संडे के आने से पहले गोवा पुलिस इस कत्ल और लाश के इस सफ़र की पहेली को पूरी तरह से सुलझा पाएगी या नहीं। संडे तक इसका जवाब भी मिल जाएगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मयान जाखड़, बल्कि नयन जाखड़ है शायद, ये मयान जाखड़, इनका जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे जाखड़ साहब। और ये छेना राम जाखड़ के बेटे हैं। दिव्या मलिक का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दिव्या जी। और ये निखिल चौधरी उनकी वाइफ हैं, कनाडा से हैं। कल्पेश वाघ, इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कल्पेश जी। और रायेश वाघ एंड फैमिली ने भेजा है, उनको विश किया है। साथ ही बुशरा इमरोज़, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बुशरा जी। और ये वली मोहम्मद की वाइफ है, पर्थ से, ऑस्ट्रेलिया पर्थ। एक ज़माने में बहुत तेज़ विकेट यहीं का हुआ करता था, अब तो नॉर्मल हो गया है। इंद्रपाल सिंह महेवा वाले, पूरा इन्होंने भेजा है, हैप्पी बर्थडे इंद्रपाल जी, महेवा वाले आपको। साथ ही अल्तमश बाबू, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अल्तमश। और आसिफ इकबाल ने भेजा है और उन्होंने ये भी कहा कि अल्तमश को कहिए कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। तो अल्तमश, पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हारा ही भला होगा, तो खूब पढ़ो लिखो, मेहनत से करो, बाकी तो ज़िंदगी फिर सारी चीज़ों के लिए है ही। अर्जुन, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अर्जुन। और ये भेजा है राघवेंद्र तिवारी ने कानपुर से। साथ ही अल हसीब भुयान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अल हसीब। और ये भेजा है रायहान प्रमाणिक ने। मोहम्मद रियाज खान, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रियाज भाई। और ये भेजा है मोहम्मद सरफराज खान ने। साथ ही मोहम्मद बाकिर मेहदी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बाकिर। और ये भेजा हुसैन मेहदी ने। इसके अलावा प्रतिभा, इनका भी जन्मदिन बल्कि 14 को था, तो हैप्पी बर्थडे प्रतिभा जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। भेजा है अंशुल ने। और रामचरण सिंह, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राम भाई। और ये भेजा है कुमार ने। साथ ही आज रुखसाना जी और शहजाद साहब, इन दोनों की एनिवर्सरी भी है, तो आप बल्कि कल थी, तो बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी रुखसाना और शहजाद आप दोनों को। और भेजा है उनके बेटे जुहान शहजाद ने। इसके अलावा हामिद रज़ा
थैंक यू इस मेल के लिए हामिद, एंड ऑल द बेस्ट। नीट की तैयारी कर रहे हैं ये कोटा से, तो पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ और ऑल द बेस्ट, डॉक्टर बनो। अजीत पांडे इंदौर से, थैंक यू सो मच अजीत साहब इस मेल के लिए। मनोज लुखार, मनोज भाई आपने सही लिखा है, इन्होंने हमारे जुडिशल सिस्टम पे कल के उस स्टोरी फॉलोअप के लिए। अरे हाँ, मैं भूल गया कि कल के फॉलोअप के लिए आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आए, थैंक यू सो मच। मुझे वो भी लग रहा था पता नहीं आप लोग उसको कैसे लेंगे, लेकिन हौसला बढ़ा जब आपने कहा। और मुझे भी लगता है कि ऐसी शोज़ की ज़रूरत है जिसमें हम उन केसेस को जिनको भुला देते हैं, आज कहाँ है, क्या हुआ, इंसाफ मिला नहीं हुआ, ना इंसाफ़ी हुई, कम से कम उसको याद तो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इस प्यार के लिए और उस शो के लिए जो आपका रिस्पॉन्स रहा। तो उसी में अपने मनोज लुखार साहब ने जुडिशल सिस्टम के बारे में जो कहा है, बिल्कुल आपने सही कहा है। जोसन बायंस कनाडा से, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। सूरज राणा, थैंक यू सो मच। पूनम जैन जी, थैंक यू सो मच। साथ ही शुभांगी कुरादे, इन्होंने लिखा है कल की वही फॉलोअप कहानी पे कि अगर वो 3-4 इतने लोगों को गायब कर सकते हैं तो आपने तो कहानी सुनाई, आपको भी कहीं गायब ना हो जाए। तो शुभांगी कब क्या हो कैसे हो कौन जानता है, बट ये है कि आप अपना काम ईमानदारी से करते चलिए। अशोक कुमार सैनी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की। और आकाश राज, थैंक यू सो मच आकाश आपके इस मेल के लिए। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम तक की फैमिली के लिए 60% इस पर डिस्काउंट भी है फर्स्ट मंथ के लिए, तो आपको सिर्फ 39 रुपये में मिलेगा। डिस्काउंट के लिए DA60 टाइप करें और इस ऑडियो बुक का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाइए और सुनिए। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।